नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम पैथ फाइंडर। मैं हूं एसपी मौर्य। आज लेके आया हूं एसएससी एग्जाम में पूछे गए मैथ के पेपर का सॉल्यूशन। 10 सितंबर 2024 एसएससी सीजीएल टायर 1 के प्रथम शिफ्ट का ये मेरा चौथा वीडियो है। जल्दी ही मैंने एसएससी सीजीएल के मैथ पेपर के सॉल्यूशन की एक श्रृंखला शुरू की है, उस कड़ी में ये मेरा चौथा वीडियो है। तो हमारा वीडियो देखते रहें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और मोटिवेट करते रहें, जिससे कि हम अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस पेपर में पहला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाले एक वृत्त को चित्रित किया गया। चित्र इसमें नहीं बनाया हुआ, हम बना लेते हैं। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में शामिल नहीं है। जैसा सवाल कह रहा है वो इस तरह से है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएँ बराबर होती हैं, कुछ इस तरह से होगा। और हर एक और इसकी जो है भुजा जो दी है वो 28 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से। और इन्होंने क्या है, इसकी आधी, तो आधी का मतलब यहाँ से इसको अगर रेडियस माना जाए तो इस तरह से एक सर्कल बनेगा। इसी तरह से हर एक इनके केंद्र को, मतलब त्रिभुज के कॉर्नर को मान करके इस तरह से जो है सर्कल बनाया जाए ऐसे। तो इस तरह सर्कल बनाने के बाद त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया कवर हो जाता है। केवल ये वाला एरिया जो बीच का बचता है, शेडेड पार्ट, इसका क्षेत्रफल निकालने की बात सवाल कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके बाद ये वाले पार्ट का 1 2 3, ये वाले पार्ट का जो सर्कल का कुछ हिस्सा है इसको निकाल लेते हैं। दोनों आपस में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है इस शेडेड पार्ट का एरिया का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इस क्रम में जो अगर देखेंगे तो √3/4 भुजा की जगह पर यहाँ पर 28 × 28 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो ये 4 × 7 28 हो जाएगा, और इसको 28 × 7 × √3 ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसको क्षेत्रफल को भी पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, आगे काम हो जाएगा वर्ग इकाई के रूप में। फिर हम यहाँ पर एक बात और गौर से ध्यान देंगे कि ये वाले एंगल, समबाहु त्रिभुज का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। इसी तरह ये सभी 60 डिग्री हैं। और पूरे सर्कल का जो एंगल होता है पूरे राउंड का, वो क्या होता है, 360। तो जब 360 वो होता है और ये 60 है, तो इसका मतलब हुआ कि सर्कल का ये केवल छठा पार्ट है, क्योंकि 60 जो है 360 का छठवां भाग होता है। तो जो ये सर्कल का छठा पार्ट है, तो 1 2 3 अगर तीनों को मिलाया जाए तो 1/6 1/6 करके ये 3/6, यानी ये 1/2 आ जाए। इससे ये पता चलता है कि ये तीनों एरिया अगर आपस में मिलाए जाएंगे तो सर्कल का आधा भाग होगा। तो हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, हम यहाँ वृत्त यानी सर्कल का जो है क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, हाफ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन इसका जो तीनों का हाफ होगा तो इसको हम इसके /2 कर देंगे। यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं पता है तो हम 22/7 लिख देते हैं। और r की जगह पर क्या होगा कि ये रेडियस के रूप में केवल 14 ही लिया गया, तो यहाँ पर 14 × 14 लिखेंगे। 7 दूनी है 14, यहाँ से कट जाएगा। और ये 2 यहाँ पर 7 से तो कट गया, यहाँ पर 2 भी एक था, 2 छूट गया, तो 2 इससे कट जाएगा। तो यहाँ केवल ये जो वैल्यू आएगी क्षेत्रफल की, तो ये आएगी 22 × 14 वर्ग इकाई, कौन सी, वृत्त की। तो हमें जो शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, शेडेड का मतलब छायांकित भाग का। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पहला वाला क्षेत्रफल जो है क्या है, 28 × 7√3 माइनस 22 × 14। केवल इसी को हमें गुणा करके माइनस कर लेना है। तो 28 और 7√3 का यहाँ पर वैल्यू देखने के दशमलव में भी आ रहा है, तो देखते हैं। 28 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 8 = 56, 5 बचेगा, 7 दूनी 14, 5 19, 196 होगा। और गुणे √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो यहाँ हम 73 लिख लेंगे, ये इधर का पार्ट हो गया। माइनस 22 की 14 से गुणा कर लेंगे तो 22 × 88 का 8 ही बचेगा, 22 से कम 22 8 30, ये 308 हो जाएगा। इस तरह से इसको और आगे सॉल्व करेंगे, इसकी एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। तो अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 6 = 18, 1 बचेगा, 3 × 9 = 27, 1 = 28, 2 बचेगा, 3 × 1 = 3 2 5, 7 × 6 = 42, 4 7 9 = 63, 4 67, 6 7 1 = 7 6 13, और 1 से करेंगे तो 6 9 1 हो जाएगा। सबको टोटल करेंगे तो 8 10 7 5 12 6 18 1 19 9 3 12 1 13, और यहाँ पर 3 दशमलव के रूप में देखेंगे। इसका गुणा में तो 2 दर्जे बाद, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, और माइनस में आएगा 308। अब ध्यान से देखें तो
39 है और ये 308 है। तो यहाँ से 39 से 8 जाएगा तो केवल 31 बटेगा, तो 31.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आपका आएगा थर्ड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बताया अगर टी की वैल्यू जो 0 से 90 के बीच, इसका मतलब है कि टी एक एक्यूट एंगल है और निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर टी की वैल्यू एक्यूट एंगल है 90 से 0 के बीच में, तो पहला दिया साइन टी कास टी। टी की जगह पर हम टी बराबर 30 पुट कर लेते हैं या 45 पुट, थोड़ी देर के लिए 30 पुट कर देते हैं। तो साइन 30 का जो मान होगा, साइन 30 1/2 और कास 30 का जो मान होगा वो √3/2। तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला। इसका मतलब यह है कि कास वाली वैल्यू बड़ी होगी, जो कि यहाँ ये गलत है, तो ये वाला नहीं होगा। दूसरी बात, अगर इसी तरह से ये वाला दिया तो इसमें ऑलरेडी बड़ा दिखा रहा है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर इस तरह से इसको गेस करना है और ये हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 3, 5 और 7 के अनुपात में है। यदि उस बैग में कुल राशि इतनी है तो 10 के सिक्कों की संख्या। जब अनुपात में दिया ही है और सिक्कों का अपना वैल्यू दिया तो ये आसान हो जाता है। इन्होंने बताया कि 1 रुपये का, 5 रुपये का और 10 रुपये का सिक्के के क्रम में क्या है, 3, 5 और 7 के अनुपात में। तो इनको हम अनुपात के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 रुपये हो गया। यहाँ पर 25 रुपये हो गया, यहाँ 10 10 70 हो गया। अगर तीनों को टोटल कर लिया जाए इसी क्रम में तो ये हो जाता है 70, 25, 95 और 3 98। तो यही जो 98 रुपये होता है, यही जो है दिए हुए रुपए के अकॉर्डिंग हमको समझना है। तो ये क्या है, 980 का कितना है, 10 गुना। इससे ये पता चलता है कि जो सिक्के हैं ये सभी सिक्के 10 गुना 10 10 हैं। फिर पूछा है कि 10 रुपये के सिक्के, 10 रुपये का सिक्का कौन सा है, ये 7। तो 7 को जब हम 10 गुना करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 70। ये आपको समझना होगा, तो इसलिए आंसर आपका ये सेकंड पार्ट होगा। ठीक है। अगला सवाल है, प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 के भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि विक्रय मूल्य के 1/6, अगर विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ प्राप्त करती है तो इसका मतलब अगर 1 से इसको घटाया जाए तो ये आ जाएगा 5/6। तो इसका मतलब ये होता है कि यह है आपका क्रय मूल्य और विक्रय कुछ होगा, ये उसका है लाभ। तो यहाँ पर हमें लाभ का प्रतिशत निकालना, तो लाभ का जो प्रतिशत होगा 1/6 लाभ है ही, और क्रय मूल्य अभी हमने इसमें से घटा के प्राप्त कर लिया, क्योंकि विक्रय मूल्य तो 1 है। यहाँ पर इस वैल्यू का कोई यूज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 6 दोनों से कट गए, 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100/5 = 20%। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सबसे आसान। वैसे सवाल देख करके थोड़ा सा वैल्यू वगैरह रखने की कोशिश करेंगे तो इससे सवाल लंबा होगा, आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मीटर लंबा एक खंभा क्षैतिज जमीन से 30 अंश के कोण पर बनाते हुए ऊर्ध्वाधर दीवार पर तिरछा टिका हुआ है। सवाल के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से है, ये एक दीवार हो जाती है और यहाँ पर कुछ दूरी से एक खंभा है जो एक तिरछा टिका हुआ है। तो ये जो खंभे की लंबाई है यही 10 मीटर है और 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है, तो ये 30 अंश हो गया, 30 डिग्री का कोण हो गया। फिर क्या है कि ए भी एक दीवार है, तो इसको हम ए और बी मान लेते हैं। और खंभा जहाँ पर खड़ा है उसको हम सी भी मान सकते हैं। ज्ञात कीजिए खंभे के पास दीवार से कितनी दूरी, यानी ये वाली दूरी अगर हम x मान लें तो इसे निकालना है। तो यहाँ पर ये देखना होता है, इस प्रकार के सवाल हाइट एंड डिस्टेंस के हैं, त्रिकोणमिति के ऊंचाई दूरी का ये सवाल है। इसमें दिया होता है कि जो वैल्यू दी है हम उसी का यानी उसी का त्रिकोणमिति अनुपात लगाएंगे। अगर यहाँ पर दिया है कि आधार और कर्ण यानी ये कह लीजिए बेस और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो बेस हाइपोटेनियस के रूप में फार्मूला या तो कास का होता है या तो सेक का होता है। तो हम क्यों ना हम यहाँ पर कास का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कास 30 बराबर, इसके बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो कास 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 और बेस का वैल्यू यहाँ पर x हमने मान लिया है और हाइपोटेनियस का 10 दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर हम x निकालने की कोशिश करेंगे तो 10 इधर आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5√3। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। क्योंकि ये मीटर में दिया तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। सवाल सिंपल है लेकिन देखने से कभी कभी टफ लगता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, दो वृत्तों को आपस में सटा के रखा गया, दोनों की त्रिज्याएं अलग हैं। तो पहले आप फिगर को समझ लीजिए। एक वृत्त कुछ इस तरह से है और दूसरा कुछ वृत्त 18 और 12 है, यानी थोड़ा सा इससे छोटा है वृत्त, एकदम सर्कल गोल नहीं हुआ, लेकिन आप समझ लीजिए।
तो ये इसका सेंटर हुआ, ये इसका सेंटर हुआ। अब क्या पूछा, इसकी 18 सेंटीमीटर, तो ये वाली रेडियस 18 हो गई, और ये वाली 12 है तो ये वाली 12 हो गई। अगर यहाँ से एक स्पर्श रेखा गुजरती हो, चाहे नीचे बनाए या ऊपर बनाए, वो एक ही बात होती। तो स्पर्श रेखा की लंबाई जो यहाँ टच करती है, इसकी लंबाई पूछा है। हम अगर इसको यहाँ से मिला दें तो ये भी एक रेडियस होती है। इसी तरह से अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो ये भी रेडियस होती। जहाँ पर त्रिज्या का स्पर्श रेखा से मिलन होता है वो हमेशा एंगल 90 का होता है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं याद है तो याद रख लें। तो अगर ये 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया, ये वाली 18 है, ये वाली 12 है, तो कहीं ना कहीं अगर हम 12 इसमें से हटा दें तो ये कुछ इस तरह का, यहाँ से मान लीजिए इस तरह का जो है एक ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें ये भी 90 होगा। इसको अलग से समझना चाहें तो कुछ ऐसे बन जाएगा, नहीं ये वाला 90, ये वाला 90 होगा इस तरह से। ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। इस तरह से। तो यहाँ पर जो हमें जो डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली हमें निकालनी, पुट कर लो ये x है, और ये वाली जो डिफरेंस है ये 6 हो जाएगी। कहाँ से आएगी, 18 माइनस 12 करके, क्योंकि ये डिफरेंस आ जाएगी 6, और ये x है। और ये वाली डिस्टेंस आपको यहाँ पर है पता होती, कैसे पता होती, 18 प्लस 12 जोड़ करके 30 हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का रूल लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में ध्यान आपको ये रखना होगा कि इसमें जो है 90 एंगल ये वाला है। तो जब ये वाला 90 एंगल होगा, क्या अच्छा हमने उल्टा बना दिया, तो 90 एंगल ये वाला, जब ये 90 वाला एंगल होगा तो ये वाला हम क्या लेंगे, हाँ ठीक है यही वाला, ये 90 एंगल लगेगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 30 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार इसमें बेस और एक परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 900 और ये हो जाएगा 36, इसमें से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 864 एक्स स्क्वायर के बराबर। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 864 क्या हो जाएगा, अंडर रूट। और 864 अंडर रूट होने का मतलब 864 कितने से कटेगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसको हम 16 से टुकड़े कर दें तो 16 पंचे 80, 4 16 चक्कू 64, यानी 16 गुणे 54 होता है। 54 को एक बार और ध्यान दें तो ये 9 छक 54, 9 से कट जाएगा। तो इसको हम दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, 16 गुणे 9 गुणे 6, ये x कर दिया है तो ये अंडर रूट में कर लीजिए। 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3 और 6 का नहीं होगा, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 12 रूट 6 क्या सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर आंसर आपका सही होगा पहला वाला। ये कुछ इस तरह का समझना था। फिगर हमारा थोड़ा सा छोटा हो गया, शायद कम समझ दिख रहा हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड मास से। बोर्ड मास के सवाल में क्या होता है कि सबसे पहले हम जो है ब्रैकेट, सबसे पहले हम ऑफ हटाते हैं, ऑफ के बाद भाग करते हैं यानी डिवीजन करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस क्रम को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऑफ को हटाएंगे तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे 15 भागे 6, फिर गुणे 2 लिखेंगे, उसके बाद प्लस यहाँ 18 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 भागे 18 दूना 36 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4 माइनस, फिर यहाँ पर 4 भागे 8 गुणे 2। अब अगले क्रम में इसी तरह से देखा जाएगा तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 15 बटे हम 6 करेंगे और गुणे में 2 करेंगे, प्लस यहाँ 9 बटे 36 करेंगे और गुणे में 4 करेंगे, माइनस यहाँ 4 बटे 8 करेंगे और गुणे में 2 करेंगे। ये 2 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर 4 9 कट के 36 हो जाएगा, यहाँ भी 4 2 कट के 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ बचेगा -1। ये दोनों 0 हो जाएंगे तो आंसर आपका 5 आ जाएगा, जो कि पहला क्वेश्चन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तालिका में दिया गया विभिन्न विभाग के शोधार्थियों की कुल संख्या और महिला शोधार्थी। यहाँ पर ये जो रिसर्च करने वाले टोटल दिए हुए हैं, यहाँ पर रिसर्च करने वाली महिलाओं की संख्या दी। ये सब्जेक्ट है। पूछा है गणित और सांख्यिकी विभाग में पुरुष शोधार्थियों का अनुपात। गणित और सांख्यिकी, यहाँ पर ये गणित है, ये सांख्यिकी। तो ये जो टोटल है इसमें से 4 घटाएंगे महिलाओं को तो ये आ जाएगा 14। तो यहाँ पर 14 पुरुष हैं। सांख्यिकी में 12 है, 3 घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 9। तो यहाँ पर 9 पुरुष हैं। इनका अनुपात पूछा है तो 14/9। कोई और इसका तरीका नहीं, एकदम जो है सेकंडों का सवाल। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी 47 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। पहले तो ये जान लीजिए कि जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 9999, इस तरह से, ठीक है, 5 बार 9।
तो ये जो है अंकों की संख्या नहीं होती, ये हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी अंकों की संख्या तो ये हुई। अब इसमें विभाजित होगी कितनी होगी वो बाद में देखते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि 47 विभाज्य होने के लिए 47 का कभी भी भाग 0 में नहीं जाता है, तो ये वाली संख्या हो नहीं सकती। और जो ये 999 दिया तो इसको अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो इस 99 में 5 बार दिया है, यही तो हमने यहाँ लिखा, थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें क्या होता है, 9 को अगर हम कॉमन ले लें तो 1 1 बचेगा। अगर हम 11 से इसको काटने की कोशिश करें तो 11 9 99, 0 11 9 99, फिर 9 बचेगा। यानी यहाँ पर 9 गुणे 1 1 1 1 टाइप का करके कुछ आएगा, और ये संभावना जो है शायद ना के बराबर है। तो इसको हम अभी फ़िलहाल बाद में देखते हैं। पहले जो काम करना है उसमें ये देखना है कि हम इसको जो भी संख्या सबसे बड़ी होती है उतने अंकों की, जो पूछा है 5 अंकों की, इसको हम 47 से विभाजित करने की कोशिश करते हैं। अगर 47 से हम भाग देंगे तो जो शेष बचेगा उस शेष को अगर इसमें से हटा दिया जाएगा तो वही यहाँ पर विभाजित होगी। और बड़ी से बड़ी पूछा, संभावना सबसे ज़्यादा जो है वो इन्हीं दो की, या तो ये होगा या तो ये होगा। 47 दूना होगा 94, यहाँ आएगा 5 59 आएगा, ये 1 होगा। इसमें से घटाएंगे तो 2 और 1 12, ये 9 129 होगा। और 129 4 3 12 7 3 21, आगे निकल जाएगा तो 2 ही बार जाएगा। फिर यहाँ पर हम 94 लिखेंगे, 9 से 4 जाएगा 5, 12 से 9 जाएगा 3, फिर लास्ट एक 9 और उठाएंगे। ये जो 365 है, 362 है, इसमें 47 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार तो जाएगा ही, क्योंकि 50 होता तो भी 7 बार जाता। 7 7 49, 9 आएगा, 7 चौक 28, 4 32, 332 घटाएंगे, 5 से 2 गया 30। इसका मतलब ये 30 का जो शेषफल बचा, यही 30 का शेषफल जो है अगर हम इसमें से हटा दें, 5 बार 9 लिखिए और इसमें से 30 माइनस कर दिए, तो जो आपका आंसर आएगा वही विभाजित संख्या होगी, जो कि होगा पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि अंकित मूल्य पर 65% की छूट, 30% और 40% की 2 क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 105 है, तो अंकित मूल्य रुपये में क्या होगा। पहले यहाँ पर सवाल सुनिए, यदि अंकित मूल्य पर 65% की छूट और 30 और 40 की 2 क्रमिक छूट, तो पहले तो हम यहाँ पर 30% और 40% की जो 2 क्रमिक छूट होती है उसका हम वैल्यू निकालेंगे, जो कि एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, A + B यानी छूट माइनस AB बटे 100। तो ये 30 40 70 हो जाएगा, 3 4 12 इसमें से घट जाएगा तो ये आ जाएगा 58। अब अगर हम 65% की पहली छूट है और 58 की बाद वाली छूट, अगर इनका हम डिफरेंस ले तो ये 7 आता है। 7 क्या आएगा परसेंट में, क्योंकि ये परसेंट की ही वैल्यू है, तो 7% आता है। तो ये कह रहा है कि अंतर जो है 105 है। तो आपको यही जानना है कि जो 7% है ये 105 के बराबर है। तो 1% या 100%, तो 100% क्या होगा, 7 नीचे जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 15 × 105, ये 15 बार जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा 1500, जो कि ऑप्शन नंबर ये 2 सही होगा। इस तरह के सवाल को इसी तरह से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बार ग्राफ दिया हुआ, इसमें क्या है कि बार ग्राफ में क्रमागत 2 वर्षों का मतलब ब्लू और ऑरेंज, ठीक है। ये सेल ऑफ बुक्स 1000 2013 में, सेल ऑफ बुक्स 1000 2014 में, यानी जो हज़ारों में बुक्स का सेल दिया है 13 और 14 के दौरान 6 स्कूलों का, यहाँ पर ABCDEF करके 6 स्कूल हैं, और पुस्तकों की बिक्री 1000 में तो है ही। अब बता रहा है कि 2014 में ABC की औसत बिक्री, 13 में ACF की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो पहले ध्यान दे लीजिए, 14 में ABC, तो 14 वाला हुआ ऑरेंज, 14 में ABC यहाँ पर 70, और यहाँ पर 35 105, और यहाँ पर 80 185, तो पहला वाला तो ये 185 हो गया। कौन सा, 2014 वाला। 13 वाले में पूछा है CACF, तो 13 वाले में ब्लू वाला A का हो गया 50, C का हो गया 60 110, और F का हो गया 40 150, तो दूसरा वाला हो गया 150। ये पूछा है पहले वाले का ये कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 150 को प्रतिशत में 185 के सापेक्ष पूछा है, तो इस तरह लिख के 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 5 से दोनों कटेगा, तो ऊपर हो जाएगा 5 3 30 और नीचे हो जाएगा 5 3 5 7 35। इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यह आ जाएगा 3000 बटा 37। 37 से इसको भाग करना, 37 का 30 में जाता नहीं, हो ना हो ये 8 बार जाएगा। तो आप सपोज कर लिए 37 को हम 8 बार अगर ले जाएंगे तो पहले 8 लिखेंगे, 8 × 7 = 56, 5 8 3 24 और 5 29 296, यानी केवल 4 बचेगा। जब केवल 4 बचेगा तो यहाँ 40 हो जाएगा, तो 37 का 1 बार जाएगा,
1 बार जाएगा तो हो जाएगा 81, 40 से 37 जाएगा तो 30 बचेगा, जब 30 बचेगा तो फिर एक बार 8 बार ही जाएगा जैसा है, तो 81.8 समथिंग आना चाहिए, 81.8। यहाँ पर 08 दिया हुआ है शायद, हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि एक दशमलव के बाद एक 0 बढ़ेगा जो कि मैं गलती से छोड़ दिया था भाग करने में, यह है, तो आपका आंसर नंबर चौथा होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें ये 10 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर है जिसे यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। अगर हमारा सॉल्व करने का तरीका, वीडियो में पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके हमें मोटिवेट करें। अगर हमें मोटिवेट करेंगे तो हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 संख्याओं का योग 18, उनके वर्गों का योग 36 और उनके घनों का योग उनके गुणनफल के 3 गुना के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ ध्यान दीजिए, 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग अगर की बात कर रहा है तो a + b + c बराबर 18 सीधे लिख लेना है। फिर उनके वर्गों का योग a² + b² + c² बराबर 36 लिख लें, जैसा वो कहता जाए। फिर क्या, उनके घनों के योग और उनके गुणनफल के 3 गुना। अगर हम घनों के योग की बात करें तो a³ + b³ + c³ का अंतर पूछा, -a/b/c यानी गुणा का 3 गुना, ये है, इसकी वैल्यू पूछा। तो अगर इसकी वैल्यू देखें तो बीजगणित में फार्मूला होता है इसके बराबर, वो फार्मूला कुछ इस तरह होता है, a + b + c एक ब्रैकेट में, a² b² + c² दूसरे ब्रैकेट में, माइनस प्लस साथ में -ab -bc -ca, इस तरह का ये फार्मूला होता है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें लग रहा है लगभग सभी कुछ पता नहीं, सभी कुछ नहीं पता है। AB BC CA का जो है वैल्यू नहीं पता है, तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। AB BC CA के वैल्यू जानने के लिए एक दूसरा फार्मूला लिखते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर। अगर ये फार्मूला याद हो तो काम हो सकता है। तो इसके होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a² + b² + c² + 2ab bc ca। सॉरी, यहाँ ब्रैकेट लगाना छोटी, हाँ, 2 ब्रैकेट के बाहर AB BC + CA। अगर इसको हम थोड़ा सही से ध्यान दें तो इसकी वैल्यू 18 दी हुई, तो हम यहाँ पर 18 का स्क्वायर कर देंगे, इसके बराबर 36 दिया हुआ, यहाँ हम 36 लिख देंगे, और प्लस इसके बराबर कुछ नहीं दिया है तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ अगर थोड़ा ध्यान और दिया जाए तो इस वाले वैल्यू को इधर लाएँ तो प्लस, सॉरी ये प्लस तो था ही, हाँ ये वाले को वैल्यू यही है, 36 को इधर लाएं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 324 और 36 उसमें से घट जाएगा, तो 324 - 36 बराबर हो जाएगा 2ab + bc + ca। कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऊपर का इतना पार्ट अलग है। तो इसको घटा लेंगे तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा अभी हम देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में a + b + c की जगह पर हम 18 रख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में इसकी जगह हम 36 रख देंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो AB + BC + CA हो जाएगा। तो AB + BC + CA ये है ही, तो इसकी जगह पर हम इसको घटा करके जो आएगा 288/2 यानी 144 होगा, ये लिख देंगे। तो ये कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस ही होता है, और इसको काटेंगे तो ये माइनस का 144, 36 से अगर घट जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 108। ये गुणा में है, घटा मत देना। तो 18 × 8 = 144 के 4, 44, 18 × 1 = 18, और 18 × 144 का 4 तो सही, के बाद 14 होता है, 18 × 1 = 18, 19, एक हासिल जो है मिस हो गया, माइनस का 1944 यानी पहला ऑप्शन। थोड़ा सा फार्मूलों पर आधारित ये सवाल था और दोनों फार्मूला पता हो, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, और ये फार्मूला जो पूछा है कि a³ b³ c³ - 3abc किसके बराबर होता है, तो उसको रख करके एक दूसरे में सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु कुछ इस तरह का होता है, जिसमें ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी रेडियस को r मान लेते हैं, ये h = 24 यहाँ पर दिया है। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr² h, तो यहाँ पर 1232 दिया हुआ है,
और 1/3 पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर मालूम नहीं, यहाँ पर 24 कर देते हैं। 3 से काटेंगे 3 8 24, ये 8 इधर ले आएंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 1232 बटा 8 पाई। ये भी 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 4 3 43 5 40 54। तो कुल मिला के आप हम ऐसे कह सकते हैं कि 154 बटा पाई की वैल्यू ये आ गई आर के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर हम ऐसे अभी छोड़ देते हैं। आगे सवाल ये पूछा है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है, ये ध्यान रखिए कि ये शंकु है, तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर। कैसे? क्योंकि पाई आर इधर वाले, पाई आर एल उधर वाले का होता है और ये वाले का जो है 2 पाई आर होता है। क्या नाम है, पृष्ठ चलो सॉरी, ये वाले का पाई आर स्क्वायर होता है, ये वाले का पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो हम क्या करते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता है एल प्लस आर। तो ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है, यहाँ पर लिख देते हैं शंकु। अब यहाँ पर जो एल वाली वैल्यू होती है तो एल वाली वैल्यू कुछ इस तरह के समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग होती है। ये 24 ऊंचाई दी है, ये आर हमें जो निकालेंगे वो आएगी। हमने यहाँ से सॉल्व नहीं किया था, अब सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना एल नहीं निकलेगा। तो 154 को वहीं रहने देते हैं, पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर हो जाएगा। ये 22 से काटेंगे तो कितनी बार जाता है, 7 बार जाता है। ये 22 का 7 गुना होता ही है, तो ये 22 का 7 गुना हो गया। तो आर की वैल्यू यहाँ से 7 गुणे 7 है तो 7 आ गई। आर बराबर जब 7 होगा तो ये 7 रख देंगे, इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा, वो एल होगा। तो यहाँ पर अलग से देख लेते हैं, एल स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की जगह 7 स्क्वायर, एच की जगह 24 स्क्वायर। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये 25 का स्क्वायर होगा, इससे यल पता चल जाएगा 25। अगर नहीं याद है तो इसको 7 7 49 और 24 का 576 होता है स्क्वायर, दोनों को जोड़िए 625 हो जाएगा और फिर 625 का वर्गमूल 25 होगा। अब यहाँ पर हम केवल वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 22/7 लिखेंगे, आर की जगह फिर 7 लिखेंगे, एल की जगह 25 लिखेंगे, फिर आर की जगह 7 लिखेंगे। ये 7 7 कट जाएगा, आंसर में आएगा 22 और 25 और 7 जोड़ देंगे हो जाएगा 32। केवल और केवल मल्टीप्लाई करना है, 22 दूना 44, 4 22 3 66 और 4 704 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही होगा। क्लियर? ये थोड़ा सा मेंसुरेशन का अच्छा सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये ट्रिग्नोमेट्री से है। इसमें पूछा है 2 + tan स्क्वायर 2a + cot स्क्वायर 2a बटे इतना। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a। इसी तरह से 1 + cot स्क्वायर a बराबर होता है कोसेक स्क्वायर a। थोड़ा और ढंग से ध्यान दिए तो इस 2 वाले का यहाँ पर 1 लिख दीजिए और 1 यहाँ पर इसके साथ में प्लस कर दीजिए और ये 2 हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर है 1 + cot स्क्वायर है। तो ये पूरा हट के क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर है। तो कुल मिला के जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए ऊपर और नीचे हो जाएगा सेक 2a इंटू कोसेक 2a। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए कि सब जगह 2a दिया हुआ था, गलती से हमने a लिख दिया है। 2a ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगी। हाँ, एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो, तो ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी वही प्लस वाला वैल्यू मल्टीप्लाई में बदल जाता है, एक दूसरे के बराबर होता है। केवल सेक और कोसेक के लिए सही, साइन का स्टैंड मत कर दीजिए। तो इस तरह से अगर इसको देखा जाए तो ऊपर वाले को वैल्यू को हम लिख सकेंगे सेक स्क्वायर 2a इंटू कोसेक स्क्वायर 2a और नीचे इसके क्या है, नीचे सेम यही और लिखा है सेक 2a इंटू कोसेक 2a। तो क्या होगा, एक सेक 2a कोसेक 2a, इसके स्क्वायर से एक कट जाएगा तो जो आंसर में बचेगा वो यही बचेगा सेक 2a इंटू कोसेक 2a, यानी आंसर आपका सेक 2a इंटू कोसेक 2a सेक इंटू a ये वाला होगा। ये मिसप्रिंट हो गया है, ये यहाँ पर
गुणा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 पाइप हैं PQR, एक टंकी को कम से 40, 80 और 120 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं, कितने समय, मिनटों में पूछा है। बाद पाइप Q और R को बंद कर देना चाहिए तो टंकी केवल आधे घंटे में पूरी भर जाए। तो कितने समय बाद, तो पहले तो ये तो पता है नहीं कितने समय बाद, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं x मिनट बाद, जो ना मालूम हो वही हम यहाँ पर मान लेते हैं, जो निकालना हो। तो x मिनट बाद, तो x मिनट बाद कौन सा भर दें, Q और R को बंद करें। इसका मतलब P तो नहीं बंद होगा, तो P तो आधा घंटा यानी पूरा चलाएगा। तो एक P का जो है 1 मिनट का काम क्या है, 1/40, तो 30 मिनट का काम क्या हो जाएगा, 30/40 P का। QR क्या होगा, x मिनट बाद बंद हो जाएंगे, तो Q और R दोनों क्या करेंगे, QR का है कितना, 1/80, 1/20, इसको हम जोड़ लेते हैं और ये x मिनट तक ही केवल भरेंगे, 1/80 प्लस x/120, कौन से, QR। ऐसा अगर करेंगे तो ये पूरी टंकी जो है आधे घंटे में भर जाती। तो पूरी टंकी भरने का मतलब हम आगे उसको 1 लिखेंगे। इसमें केवल हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी। सभी का एलसीएम अगर ढंग से ध्यान दें तो 120 इसे नहीं 240 हो जाएगा, 240 से 6 बार जाएगा, 6 से ऊपर गुणा करेंगे 180, ये 3 बार जाएगा 3x और ये 2 बार जाएगा 2x बटे क्या हो जाएगा 240 बराबर क्या हो जाएगा 1। 240 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5x प्लस 180 बराबर 240। तो 5x बराबर 180 इसमें से घट जाएगा, बचेगा 60, तो x बराबर 12 मिनट। आंसर आपका आएगा पहला। सवाल क्या पूछ रहा है और हम कैसे निकालें, क्योंकि इन्होंने कहा कितने समय बाद QR को बंद करें। इसका मतलब ये होता है कि P को तो बंद करना नहीं है, तो P आधा घंटा तक चलता रहेगा। तो P के लिए हम सीधे 30 मिनट लेंगे, 30/40, क्योंकि P 1 मिनट में 1/40 भाग भरेगा, तो 30 मिनट में 30/40 भरेगा। और x मिनट बाद जो हम बंद करेंगे तो x मिनट तक ही तो केवल QR चलेंगे, इसलिए इसको हम x लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक टेबल पर, इसमें पूछा गया पिछले कुछ वर्षों में ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा निर्मित 3 प्रकार की कारों ABC, ये वर्ष दिए हुए हैं, ये ABC दिए हैं, 3 प्रकार की कारों का उत्पादन हज़ारों में दर्शाता है। 15 से 18 तक सभी वर्षों के लिए B प्रकार की कारों का औसत, 15 से 18 तक B की औसत निकालने के लिए ध्यान दीजिए, 0 तो सभी में है। और ख़ास बात क्या है कि ये कुछ चलो जोड़ लेते हैं, 4 2 6 5 11 8 या 8 5 13 2 15 4, एक ही बात है। तो ये 19 का 9 हासिल 1 बचेगा, 6 7 7 14 6 20 5 25, ये 2590 हो जाता है बी वाला। चूँकि ये 4 हैं तो इनका औसत निकालेंगे तो 4 से हम भाग कर देंगे अगर ज़रूरत होगी। फिर पूछा है बी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन, ए प्रकार और सी प्रकार की कारों का संयुक्त ए और सी, तो यानी जोड़ना हमें सभी पड़ेगा। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 4 6 10 0 0 8 9 17 18 18 7 25 25 8 33, ये 3300 आएगा, इसको भी बटे हम 4 कर देंगे। और इधर भी जो है 9 6 15 50 8 9 17 18 19 8 9 17 1 हासिल 18 18 2 20 का 0 2 2 4 40 50, तो इस तरह से आएगा। इसका भी 4 से भाग कर देंगे तो ये औसत आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए किस तरह के ये आगे, फिर इनका संयुक्त औसत निकालेंगे तो एक बार हम और इनको 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर ए कंपनी का और सी कंपनी का जो संयुक्त औसत होगा वो होगा 3300 प्लस 4050 बटे 4 दोनों के था, लेकिन 2 का औसत एक बार और 2 से भाग करेंगे तो 8 से भाग करना होगा, ये चीज़ ध्यान आपको रखना होगा। तो ये 50 हो गया और ये 3 हो गया, ये 4 3 7, 73/8 अगर इसको भाग करते हैं तो 8 9 72, 1 15 हो जाएगा, 8 एकम 8 7 70 हो जाएगा, 8 8 64, 6 60 हो जाएगा, 8 और 7 56, यानी 918.75 ये संयुक्त वाला औसत आएगा। और इसका औसत हम यहीं पर लिख लेते हैं, 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24, 1 19 हो जाएगा, 4 चक्कू 16, 3 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 यानी 647.5 ये बी का होगा। तो यहाँ पूछा है कारों का, इसका कारों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितना कम है, तो यानी हमको केवल घटा के बताना किसमें से, इसमें से ये वाली वैल्यू, उधर की वैल्यू क्या है 918.75, थोड़ा सा ध्यान दीजिए 918.75 और ये वाली वैल्यू है 647.5, 647.5। अगर घटाएंगे तो 5 बचेगा
और यहाँ पर 7 से 5 जाएगा 2 बचेगा, 8 से 7 गया 1, 11 से 4 गया 7 और 8 से 6 गया 2, 271.25 ऑप्शन नंबर 4। सवाल थोड़ा लेंथी था, केवल कैलकुलेशन जोड़ घटाना, बाकी टफ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a + 1/a = 12 तो स्क्वायर का, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो एक वैल्यू इस तरह दी हो उसकी स्क्वायर निकालना हो तो ये का फार्मूला होता है n² -2। तो यहाँ पर 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, उसमें से 2 घटेगा तो 142। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण ने 2 व्यक्तियों को 4000 का 1/8% की दर से और शेष भाग 10% के उधार दिए। 352 का वार्षिक साधारण ब्याज मिला, 10% पर उधार दी गई राशि। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज होता है इसका फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो किरण ने 2 व्यक्तियों को 4000 का 1 भाग, तो सपोज कर लीजिए कि 4000 का 1 भाग जो है x है, तो x को दिया और दर क्या थी 8%, समय कुछ बताया नहीं है, वार्षिक है तो इसका मतलब 1 ही हुआ बटे 100, 1 भाग इधर हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होगा, 4000 माइनस x होगा, इसकी दर क्या है 10% और ये इसी तरह से ये बटे भी 100 है। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो जो संयुक्त ब्याज आया वो 352 रुपया सवाल कह रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 352 बराबर ये 8x हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो 40,000 माइनस 10x हो जाएगा। तो 8x 40,000 माइनस 10x बटा 100। माइनस 10 से जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा। 100 को हम इधर ले आते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको काटेंगे इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 35,200। ठीक है, 40,000 को भी इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा इसमें से 40,000 माइनस का, और इधर जो बचेगा माइनस का 2x बचता है। इसी को इधर उधर करके अगर उल्टा करेंगे तो इधर 2x लाएंगे प्लस हो जाएगा, उधर जाएंगे तो 40,000 माइनस 35,200 हो जाएगा। 40,000 से 35,200 घटाएंगे तो बचेगा 4,800 यानी 4,800, और 4,800 को 2 से भाग करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4,800 बटा 2 बराबर 2,400, यानी 2,400 का पार्ट जो होगा वो 10% पर दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेपर में रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा, बिल 5480 हुआ। ये 19 तारीख की बात कर रहा है। उसने 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा जिसका बिल ये था, ये पहले 10 दिन लिए 9 दिन पहले। उन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान किया, कुल राशि नगद भुगतान कर दिया। ठीक है, यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% छूट और खरीद के समय नगद पर 5% की छूट देता है। अच्छा, तो ये देखो 9 दिन पहले ख़रीदा था तो इस पर 2% की छूट मिलेगी, तुरंत उसी दिन नगद जमा किया तो उस पर 5% की मिलेगी। तो यहाँ पर हमें ये समझना है 9800 पर 2% की छूट, जो बिल बनेगा वो बनेगा, और यहाँ दूसरा वैल्यू है 5480, इस पर 5% की छूट, तो ये इस पर जो बिल बनेगा वही उन्होंने पे किया। तो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देना कि 98 में 2% की छूट देगा, इसका मतलब ये हुआ कि 9800 को 98% ही निकाल लें हम, और 98% का मतलब क्या होता है 98/100। तो उस तरह से हम ऐसे लिखेंगे, ये 0 इससे 0 कट जाएगा, ये 98 का स्क्वायर आ जाएगा। 98 का स्क्वायर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, 98 को हम 100 - 2 लिखते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे, a - b का रूल लगा देंगे, तो a इसका स्क्वायर होगा 10,000, b का स्क्वायर होगा प्लस का 4 और माइनस दोनों के गुणा का दुगना होगा 400। 10,000 से 400 निकाल में 9604, तो इसका वर्ग हो जाएगा 9604। तो यहीं पर हम लिख देते हैं 9604। तो ये हो गई कौन सी वैल्यू, पहले वाले का पैसा। इसका 5% छूट देंगे, इसका मतलब हम इसको जो है 5480 का हम 95% अदा करेंगे, यानी जो भी सवाल है वो अदा करेगा। इसका एक 0 काट देंगे, बाकी इसे गुणा कर देंगे। तो 548 का 95 से गुणा करेंगे तो 5 × 8 = 40, 5 × 20 = 4 = 24, 5 × 25 = 2 = 27, 9 × 8 = 72, 9 × 4 = 36, 100 × 7 = 43, 9 × 5 = 45, 4 × 49, 0 6 7 3 10, 9 2 11 1 12 5।
दशमलव एक दर्जे बाद एक जीरो इससे कट ही जाएगा, तो ये बचेगा केवल इतना 5206। तो दूसरा वाला जो अमाउंट होगा वो होगा 5206। तो टोटल वो जो बिल अदा करेगा वो कितना अदा करेगा, 6 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 6 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 9 5 यहाँ पर 14, 14,810 ऑप्शन नंबर लास्ट। अगला क्वेश्चन है 750 मीटर वाली एक वृत्ताकार दौड़ में x और y एक ही बिंदु से एक ही समय पर इतने किलोमीटर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं एक ही दिशा में, तो ट्रैक पर पुनः पहली बार कब मिलेंगे। तो पहले यहाँ पर ध्यान लीजिए, मीटर में दूरी दी तो इनकी स्पीड को भी हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे। दिया है 9 किलोमीटर पर आवर, इसको हम क्या करें 9 गुणे 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा इसी तरह से दिया है 13.5 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम वही करेंगे 13/5 को 5/18 से हम गुणा करें। यहाँ ध्यान रखिए 4.5 का 3 गुना है, ये 4.5 का 4 गुना है। अगर ये सब डिजिट पकड़ना जानते हो तो आसानी से कटेगा, तो ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 5 3 15/4 हो जाएगा। तो ये दोनों स्पीड हो गई क्या, मीटर पर सेकंड में। और पूछा है कि ट्रैक पर इस तरह, तो ऐसे वाले सवाल में क्या होता है, जो पथ की जो वृत्तीय पथ होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है उसको और जो स्पीड दिए थे इनके बीच का हम HCF निकालते हैं, तो HCF से डिवाइड कर देते हैं। तो HCF इन दोनों के बीच का क्या होगा, एक वैल्यू है 5/2, तो 5/2 है और दूसरी वैल्यू है 15/4। इसको अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगी 10/4। तो 10/4 और 15/4 में दोनों में कॉमन क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 10/4 और 15/4, 2 गुणे 5/4 लिखें तो 10/4 हो गया, 3 गुणे 5/4 लिखें तो भी ये 15/4 हो गया। इसका मतलब ये जो 5/4 है यही HCF है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा 5/4। तो जो हमें इसमें समय निकालना है कि दोबारा वो कब मिलेंगे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 750 ऊपर और ये 5/4 नीचे, 4 ऊपर जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, तो 15 7 15 5 75 होता ही है। तो 150 गुणे 4 आ जाएगा 600 सेकंड। अगर मिनट में हो तो कैलकुलेट करना ही सेकंड में ही, तो आंसर आपका चौथा होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई बस शुरू में किसी दूरी का भाग 40 मीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती, दूरी का अगला भाग 50 और उसके अगला भाग 60 की स्पीड से तय करती। पूरी यात्रा के लिए बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए 2 दशमलव स्थान तक। जो औसत चाल होती है यहाँ पर देख लीजिए, औसत चाल ये बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी जो ऊपर हो और उसके बटे कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ पर कहीं बताया, अगर ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया है तो सबसे आसान होगा कि प्रत्येक दूरी को हम बराबर बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि हर एक दूरी सेम है, x और x। पेन थोड़ा सा फीका हो गया, ये देखते हैं। अगर ये दूरी बराबर बराबर है, स्पीड ये है, तो समय क्या लगेगा, हम T1 निकालते हैं। तो T1 बराबर दूरी बटे समय, x/40 पहले वाले का, दूसरे वाले का क्या होगा x/50 और तीसरे वाले का होगा x/60। तो ये T1 होगा, ये T2 होगा और वो अलग अलग कामा ही लगा लेते हैं। ये समय होगा, तो जब हम टोटल समय निकालेंगे और ये टोटल दूरी, तो टोटल दूरी की जगह हम x जोड़ करके 3x लिख देंगे और टोटल समय की जगह भी हम इसी तरह से जोड़ देंगे x/40, x/50, x/60। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि केवल इनका हमें LCM देखना है और बाकी 100 जुड़ी जाएंगे। LCM के रूप में क्या 10 हम कॉमन करके ऊपर भेज देंगे बटे के बटा, तो ये हो जाएगा 30x, ऊपर नीचे बचेंगे 4 5 6 के रूप में, और इनका LCM जो 4 और 5 और 6 का होता है वो होता है 60, यानी हाँ 60 होगा। तो 60 करने के लिए 4 को 15 से, 15 चक्कू 60 होता है, तो ये 15x हो जाएगा, और ये 5 होता है 12 पंचे 60, ये 12x हो जाएगा, और 60 होता है 6 होता है 10, यानी ये 10x हो जाएगा। तो 15 12 27 10 37x, यानी यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 30x/37x, x तो ये कट जाएगा। तो जो औसत चाल होगी वो 30/37 होगी। क्या होगी 30/37 किलोमीटर पर आवर में ही, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किस मानदंड को लागू करने से दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध नहीं किया जा सकता। पहले बात ये ध्यान दे लें कि जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो या तो उनकी तीनों भुजाएं बराबर होंगे तो सर्वांगसम होंगे, एक भुजा दो कोण बराबर होंगे तो सर्वांगसम होंगे, दो भुजा एक कोण बराबर होगा तो सर्वांगसम होंगे। लेकिन कभी भी तीनों कोण बराबर करके सर्वांगसम नहीं सिद्ध किया जा सकता, क्योंकि एक त्रिभुज को हम तीनों कोण मान लेते हैं कि इस तरह से दिया है, एक दिया है 50, दूसरा दिया है 40 और तीसरा दिया है 90। चलो सपोज कर लीजिए 90 नहीं है, तो इस तरह से भी एक है, और दूसरा इसका हम बड़ा बना दें कुछ इस तरह से और एंगल उतना ही 50-40 हो, तो इनकी साइड तो बड़ी हो गई। इसका मतलब यह है कि आपस में बराबर, एंगल तो बराबर है लेकिन साइड बराबर नहीं है, तो ये सर्वांगसम नहीं है। तो जो कोण कोण वाला ये है, ये जो है सर्वांगसम को प्रूफ नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई और जेड किसी तल पर तीन बिंदु जिसमें एक्स वाई बराबर 11, वाई जेड बराबर 13 और एक्स जेड, पहले तो एक्स वाई बनाते हैं, एक्स वाई 11 है ठीक, फिर है वाई जेड 13, इसी क्रम में आगे जेड ले लेते हैं तो वाई जेड 13, फिर है एक्स जेड 24, एक्स से जेड अगर ये 24 है, 11 13 भी 24 होता है, इसका मतलब ये जो है तीनों एक ही सीध में है। से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, जब कोई तीन बिंदु एक रेखा में हो, एक लाइन में सीधे हों, तो उनसे कोई भी वृत्त नहीं बन सकता, तो गुजरने वाले वृत्तों की संख्या 0 होगी। आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन है दो मित्रों राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। राम को x मान लेते हैं और रवि को y, तो दोनों में x और y बराबर 7 है। सवाल कह रहा है राम की माता माया देवी की आयु राम की आयु की 3 गुनी। राम की माता माया देवी, तो माया देवी को हम यम से लिखते हैं, माया देवी की आयु राम की आयु की 3 गुनी। राम x थे तो हम राम को 3x लिखेंगे, यम बराबर 3x। अगला दिया रवि की आयु अपने भाई सोहन की आयु की 4 गुनी है। रवि यहाँ पर y थे तो इनकी आयु इनके सोहन की 4 गुनी थी, यानी 4 × s लिखेंगे। माया देवी और सोहन की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। माया देवी और सोहन की आयु में 65 वर्ष का, इतनी सारी कंडीशन दी है, माया देवी की आयु को निकालना है। अब हमको m निकालना है, बात ध्यान रखना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी यस गायब करना है, y गायब करना है, x गायब करना है, ये सब गायब करने। तो जब यहाँ पर हमें x बराबर लेंगे तो y + 7 आएगा, तो यहाँ से हम m निकालेंगे, m बराबर होगा 3, x के लिए आ जाएगा y + 7। अगली बार देखिए y बराबर 4s है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, इसकी जगह लिख देंगे 4s + 7 और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, खोलने पर 12s + 21। आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, तो s बराबर जो दिए, s को इधर ले जाए तो m - 65 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे m - 65 + 21 और ये m। हमें m निकालना तो सभी हटा करके हम केवल m को ही रखेंगे। अब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 12m 12m - 65 की 12 से गुणा होगी + 21 और यहाँ भी ये m ही है। तो एक बात और ध्यान दें, ये भी m इधर ले जाएंगे तो माइनस होकर के 11m हो जाएगा, तो इसको थोड़ा इधर और देखिए तो ये हो जाएगा 11m इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो प्लस का और 21 माइनस का होगा। 12 और 65 की हम गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 12 × 65 - 21, 12 × 5 = 60, 6 बचेगा, 12 × 72 6 78 - 21, इसमें से 21 चला जाएगा तो बचेगा 7 5 9, इधर 11m, तो m बराबर 7 5 9/11। इसको हम काटेंगे तो 11 × 6 = 66, 9 बचेगा, 11 9 99, m बराबर 69 आएगा, यानी माया देवी की जो आयु होगी वो 69 ईयर्स होगी। नेक्स्ट और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन पूछा है, दी गई तालिका में यदि a/c बराबर b/d है तो d का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए अगर इस क्रम में दिया हुआ है a/c b/d, तो ऐसे जो समानुपात में होते हैं तो इसका वैल्यू होता है a × d बराबर b × c। नज़दीक नज़दीक का गुणा आपस में, दूर दूर का गुणा आपस में बराबर होता है। तो उस क्रम में हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो d बराबर होगा b × c/a। अब v की वैल्यू यहाँ पर 40 है, c की वैल्यू 30 है और a की वैल्यू 25 है। हम 5 से इसको काट देंगे, 5 से कटेगा तो यह 8 हो जाएगा, 5 से कटेगा तो 6 हो जाएगा, तो d की वैल्यू आएगी वो आएगी 48। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। आप लोग अगर प्यार देंगे, कमेंट करेंगे तो हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे।
धन्यवाद। जय हिंद।